दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड विनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज जनरल साइंस पे अपना दूसरा टॉपिक या अपना अगली क्लास लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने कैसे प्रश्न से कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट से प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, किस तरह से जनरल साइंस को समझना है, किस तरह के क्वेश्चंस पे हमको ज़्यादा फोकस रखना है, किस तरह के क्वेश्चंस पे कम फोकस रखना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या कंटेंट नहीं पढ़ना है, बाकी फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ जो चल रहा है उसकी अपनी क्या उपयोगिता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने टॉपिक को आज आगे बढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चीजें समझी थी वो समझा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, और टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे चर्चा की गई थी। आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक जानने वाली बात कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमारे शरीर में ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है। जब आप इसको जान लेंगे तो इसके बाद के जो टॉपिक है कंटेंट ऑफ ब्लड यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड लाइक प्लाज्मा एंड प्लाज्मा सेल्स, इन पे अलग से डिस्कशन कर लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पहले आज हम ये समझेंगे कि हम लगातार सांस क्यों लेते हैं या हमको हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का कंटिन्यूअस फ्लो क्यों होता रहता है। आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि यहां पर होता क्या है। हम सांस क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत आसान सा विषय हो जाएगा समझने के स्तर पे आगे के लिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो एक साथ आप 2 या 3 ऑर्गन सिस्टम को इकट्ठे कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्टिविटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पे लंग्स भी इन्वॉल्व होगा, यहां पे हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, फिर आगे देखोगे आप किडनी भी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है तो बॉडी के सभी पार्ट तक क्या पहुंच रहा है, ब्लड पहुंच रहा है। तो इस ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरे बॉडी को क्यों होती है, आइए समझते हैं। हम लोग सांस क्यों लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि सांस लेने के लिए हमारे पास जो एक बेसिक ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोज। हम नोज से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनहेल करी जाती है और इनहेल होने के पश्चात ये हमारे लंग्स तक पहुंचती है, ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। आपने फेफड़े के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अगर की होगी तो फेफड़े आप देखोगे कि फेफड़े 2 हिस्सों में बटे होते हैं, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन आके भरती है, फिर यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। जैसे ही आपके लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी, ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिसॉल्व कर दी जाती है। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिसॉल्व कर दी जाती है, घोल दी जाती है, और घोलने के पश्चात ये आपके हार्ट तक पहुंचती है। जब ये आपके हार्ट तक पहुंच जाती है तो हार्ट क्या है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का मेन फंक्शन या मेन काम होता है पूरे शरीर के अंदर रक्त को पंप करना। तो हार्ट यहां से अपना काम करता है, ये पूरे बॉडी के अंदर पंप कर देता है किसको, ब्लड को। पंप टू होल बॉडी। हार्ट ने इस ऑक्सीजन रिच ब्लड या इस O2 रिच ब्लड को क्या कर दिया, पंप कर दिया। अब पंप करने के बाद की कहानी हमको समझनी पड़ेगी कि ऐसा होता क्यों है। हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है। हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन एक मेन कंपोनेंट होता है जो एनर्जी क्रिएट करने में आवश्यक होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सभी कोशिकाएं क्या बनाती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, और इन ऊतकों के निर्माण के पश्चात ऑर्गन बनते हैं, और यही ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम या पर्टिकुलर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम कर रहे हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम का कलेक्शन हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करता है। तो यहां पर सभी कोशिकाओं के पास आपने पढ़ा होगा शुरुआती दौर में कि कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऑर्गेनेली या कोशिकांग पाया जाता है, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब क्या होता है इसका, कि पावर हाउस यानी कि वो लगातार एनर्जी क्रिएट करता है। द ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, वो क्रिएट करता है। तो यहां से हमको समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्रिएट करने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। पहला फ्यूल, ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन
उस फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। और यही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रेवल कौन करवाता है? ब्लड। ब्लड सभी सेल कंपोनेंट के पास, सभी टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेकर के पहुंचता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन की सहायता से उस फ्यूल का ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। यहां से जैसे ही एनर्जी, ये सेल है, इस कोशिका में जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो यहां से एक बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, उप उत्पाद उत्पन्न होता है। ये उप उत्पाद होता क्या है? आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। अगर आपने बाइक देखी होगी तो बाइक में जैसे हम लोग फ्यूल डलवाते हैं तो फ्यूल डलवाने से गाड़ी नहीं चलती है। आप क्या करते हैं? किक मारते हैं, उसमें एक एयर फिल्टर लगा होता है जिससे एयर आती है। कंबशन चैम्बर में फ्यूल पहुंचता है, एयर पहुंचती है और आग लगा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आप गियर लगाते हैं, गाड़ी आपकी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे फ्यूल का कंबशन होता है वैसे वैसे उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट भी क्या होता है? क्रिएट होता है। उस वेस्ट को गाड़ी से बाहर निकालना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही यहां कोशिका एनर्जी जनरेट करेगी एटीपी के रूप में, उसके बाद वहां पर एक वेस्ट क्रिएट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2। ये CO2 फिर से आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और डिसॉल्व होने के बाद आपके ब्लड में आकर के मिल जाएगी। जैसे ब्लड में आके मिलेगी, ब्लड सबका पूरा का पूरा ब्लड कहां पहुंचा दिया जाएगा? हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा? पंपिंग ऑर्गन है, ये इसको भेज देगा किसके पास? लंग्स के पास। यहां से CO2 फिर से एक्सचेंज हो जाएगी और ये आपका कंप्लीट नोज तक CO2 पहुंचेगी, जिसको हम लोग बॉडी से वॉश आउट करेंगे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट सिस्टम आपके बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने सीखी। बड़े गौर से देखिएगा। जो ये हिस्सा है ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कंप्लीट हिस्सा जहां से आपका ये कंप्लीट यहां तक, ये कंप्लीट यहां तक, ये कहलाता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो कोशिका में हो रहा है ये कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीजन के पूरे बॉडी में मूवमेंट या CO2 के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखोगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन आपको क्यों पड़ी? आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है और हमको CO2 को क्यों बाहर निकालना पड़ता है। ठीक इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे वापस से अपने टॉपिक पे। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आज हम लोग अपना डिस्कशन आगे करेंगे। तो सबसे पहला चीज, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीजें आती हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? देखिए, हमारे शरीर के अंदर किसी भी पदार्थ के ट्रांसपोर्टेशन का केवल एक मीडियम होता है। अब पदार्थों की बात अभी करेंगे, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहली चीज, शरीर के अंदर किसी भी पदार्थ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन जो केमिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे हार्मोन, जैसे प्रोटीन, जैसे वेस्ट, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि गैसेस और अदर्स केमिकल सब्सटेंसेस जिसका पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है, इसके लिए एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स।
विभिन्न विभिन्न अंगों के माध्यम से हम इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में करवाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कि ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से जिन जिन पदार्थों का पूरे शरीर में क्या हो रहा हो, परिवहन हो रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, और वो अपने विभिन्न कार्यों को आसानी से कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे खास बात यह होती है कि सर्कुलेशन किसका होता है? ब्लड का। और ब्लड अपने सर्कुलेशन के माध्यम से ही इन सभी पदार्थों को क्या करता है? पूरे बॉडी में ट्रैवल करवाता है। चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड्स हो, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन लगातार आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली बना रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब बात आती है पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, जैसा हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या किसी भी ऑर्गन सिस्टम के बारे में जब चर्चा हुई थी, तो ऑर्गन सिस्टम का काम क्या था? कोई भी ऑर्गन सीधे तैयार नहीं होता है। ऑर्गन की या किसी भी शरीर की या सबसे बेसिक लिविंग यूनिट क्या होती है? कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसको प्रिपेयर करती हैं? ऑर्गन को, सॉरी टिश्यू को। और ये बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन, जैसे आपका लिवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है, हार्ट है, कैपलरीज हैं, ब्लड कैपलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है, नर्वस है, नर्व्स हैं, तो ये सभी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ग्लैंड हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। लेकिन जब पर्टिकुलर बहुत सारे ऑर्गन मिल करके केवल एक ही कार्य को कर रहे हो, बात को बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत सारे ऑर्गन, देयर आर मल्टीपल ऑर्गन विच परफॉर्म अ सर्टेन एंड स्पेसिफिक टास्क, कि एक निश्चित काम ही कर रहे हो, वो सभी मिलकर के क्या कहलाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि उनके ऑर्गन के कंप्लीट स्ट्रक्चर से या उनके कंप्लीट एक सिस्टमैटिक बिहेवियर से कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। आइए यहां पर देखते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात, किसका सर्कुलेशन करवाना है भाई? ब्लड का। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ब्लड। आप ब्लड का सर्कुलेशन करवाएंगे। ब्लड का सर्कुलेशन स्वयं नहीं होगा, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक पंपिंग ऑर्गन। आज तक आप लोगों ने अपने जीवन में दिल को बड़ी ही गलत फहमी से लिया था। बहुत लोगों का दिल टूट जाता है, ठीक है, दिल चकनाचूर हो जाता है, दिल लग जाता है, दिल को धक्का लगता है, ऐसा बहुत सारे मुहावरों में, लोकोक्तियों में कहा जाता है। हम ऐसा मान के भी चलते हैं कि आपने अपनी अपनी एज में इस तरह की बातें कही होंगी। लेकिन आज चूंकि जनरल साइंस का क्लास है, तो आज इस चीज को समझ लेते हैं। दिल का केवल एक काम होता है, हार्ट इज only maintain only one simple function, that is the pumping of blood. That's why heart known as a central pumping organ. ठीक है, इसका किसी भी प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से, आशिकी से, गुस्सा से, नफरत से कोई लेना देना नहीं। इसको केवल एक काम आता है कि पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है उसको मेंटेन करना। तो इट इज लाइक अ सबमर्सिबल पंप, कि ये ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करवाता है? फ्लो करवाता है। देखिए, तो आपका जो दूसरा पार्ट हो गया, इसमें क्या हो गया? हार्ट। वो उस पर चर्चा हम लोग अपनी क्लास में करेंगे कि जो इमोशंस हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमको फीलिंग्स आती हैं, उनको कौन गवर्न करता है। उसको जब हार्ट गवर्न नहीं करता, उससे कोई ना कोई और बॉडी ऑर्गन या बॉडी का जो एक सिस्टम है गवर्न करता होगा। उस पर हम लोग चर्चा अपनी अलग से क्लास में करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज ब्लड वेसल्स। अरे भाई, ये किसी ना किसी ब्लड किसी ना किसी पाइप के अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड ओपन एंड सेकंड इज कॉल्ड क्लोज्ड। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको किसी भी क्लोज पाइप की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे पंप होता है, ब्लड निकल के आता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि वो पूरे बंद पाइप में लगातार ब्लड को फ्लो करवाता रहता है। उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि इस तरफ से ब्लड आएगा, इस तरफ से वापस से ब्लड हार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो उसका एक डायरेक्शन क्लोज, दैट्स व्हाई नोन एज क्लोज्ड। जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड। ओपन में ऐसा नहीं होता है। चलो यहां देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, अभी आगे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने क्या सीखा कि क्या होता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स विच इज परफॉर्म
to transportation of various substance like as a hormone, protein, waste, nutrition, oxygen, carbon dioxide and other gases. हिंदी में सरल भाषा में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कि रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तीन अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या आता है, रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियां, जो मिलकर के कुछ रासायनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का कार्य करते हैं, जैसे हार्मोन, प्रोटीन, वेस्ट, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो ये बहुत आसान था, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक इसमें क्वेश्चन और आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ये पेपर में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आपको पता भी होगा तो और याद भी रखिएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। याद रखिएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे ने की थी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड और हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग अपनी अगले स्लाइड पे चर्चा करेंगे। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि यहां पर मैंने आपको यह बताया कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना है। कुछ बातें यहां भी जानने लायक है। इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे ब्लड के अध्ययन को, या हम लोगों को ने जो ब्लड के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने अपनी कभी ना कभी सीबीसी करवाई होगी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। उस पर अभी चर्चा करेंगे जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं हिमैटोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड या स्टडी अबाउट ब्लड क्या कहलाता है? हिमैटोलॉजी। जब हम लोग हार्ट का अध्ययन करते हैं तो हार्ट क्या कहलाता है? हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी। और जब ब्लड वेसल्स का अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। तो द स्टडी अबाउट ब्लड वेसल नोन एज एंजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट हार्ट नोन एज ए कार्डियोलॉजी एंड द स्टडी अबाउट ब्लड नोन एज हिमेटोलॉजी। तो इन ये एक वन लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि पूछ लिया जाता है कि हृदय के अध्ययन को या ब्लड वेसल्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे। तो उसका मैंने आपको यहां पर डिटेल डिस्कशन कर दिया है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे सबसे पहली चीज ब्लड का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये आती है, ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? रक्त के बारे में हमको ये जानना पड़ेगा कि रक्त क्या होता है। भाई कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। पहले हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, देन हार्ट पढ़ेंगे और फिर हार्ट के साथ ही हम लोग ब्लड वेसल्स को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है जिसको मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, ह्यूमन ब्लड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। जैसा कि हमको पता है कि फाउंडेशन कोर्स का पर्पस क्या है। फाउंडेशन कोर्स का पर्पस यहां पर हम लोगों ने इसलिए इसको डिजाइन करवाया है, इसलिए डिजाइन किया है हमारे राजीव सर ने, कि हम लोगों का पूरा फोकस इस बात पे हो कि आप कम से कम एक लेवल ऑफ बेसिक नॉलेज लगभग हर विषय की रखें, कि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो तो आपको ये ना लगे कि यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा है, मैंने वो भी नहीं पढ़ा है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो आप में होनी चाहिए। मैं यहां बहुत डिटेल और डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल आसान, सरल, सुलभ शब्दों में बताऊंगा कि ये चीजें एक्चुअल में क्या होती हैं, इनका रोल क्या होता है आपकी लाइफ में, इनको और इनसे आपका लाइफ कैसे अफेक्टेड होता है। जैसे इस पूरे कोविड में बहुत सारी चीजें ब्लड से जुड़ी हुई हैं, अभी आगे डिस्कशन होगा। जैसे एंटीबॉडीज हम लोगों ने सुन रखा, अभी आएगा एंटीबॉडीज, तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर ह्यूमन ब्लड पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ह्यूमन ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में हम लोग अपनी बातें आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, रक्त होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रक्त आपके शरीर में होता है, वो लाल रंग का होता है और लगातार पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है।
किसी में इसकी थिकनेस या गाढ़ापन ज़्यादा होता है, किसी में गाढ़ापन कम होता है, कुछ लोग बोलते हैं ब्लड पतला है, कुछ लोग बोलते हैं ब्लड गाढ़ा है। तो बेसिकली पहला तो क्वेश्चन ये आता है ब्लड है क्या। तो याद रखिएगा ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ये फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है, पूरे बॉडी के अंदर ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, और इसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के कारण ही ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम बन जाता है, कि ये किसी भी पदार्थ का पूरे शरीर में क्या करवा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है। और चूंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका पीएच या जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया, सर ये बेसिक क्या होता है और एसिडिक क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं, फिर वापस इस पे आते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ की क्षारीयता, अम्लीयता और उदासीनता, 3 नेचर मिलेगा आपको, का पता लगाने के लिए हम लोग उस पदार्थ को पीएच स्केल पे डिफाइन करते हैं। किस स्केल पे, पीएच स्केल पे। इस पीएच स्केल की जो खोज है वो किसने की थी, सोरेनसन ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। जो आपका पीएच स्केल होता है वो 0 से चलता है और कहां तक जाता है, 14 तक जाता है। तो पीएच स्केल की जो वैल्यू रहती है, जो उसका हमारा पैरामीटर होता है, वो 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 14 तक जाता है, 0 to 14। इसमें बीच में एक पॉइंट पड़ता है 7। यहां तक हम लोग कहते हैं कि ये चीज 0 से लेकर 7 के नीचे, ये क्या कहलाता है, अम्लीय। इसको हम लोग कहते हैं 7 से ऊपर और 14 के नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय। और जिसकी वैल्यू 7 आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन। तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता का पता लगाने के लिए हम लोग उसको पीएच स्केल पे डिफाइन करते हैं। पीएच उसका जो भी मान होगा उसके कारण हमको क्या पता चलेगा कि वो पदार्थ या तो अम्लीय है, या तो वो क्षारीय है, या तो वो उदासीन है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं वापस से अपने ब्लड वाले टॉपिक पे। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो आपका ब्लड है, ब्लड का जो पीएच मान है कितना है, ब्लड का पीएच मान 7.4 है। 7.4, 7 से ऊपर है। 7.4 होने का मतलब क्या है कि इसकी नेचर कैसी होगी, क्षारीय होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, बेसिक नेचर का होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में रक्त कैसा होने लगेगा, अम्लीय होने लगेगा, तो वो उसके लिए खतरे की घंटी है। रक्त का पीएच अगर 7 के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रक्त का बेसिक नेचर खत्म हो रहा है, उसके अंदर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और उससे कोई ना कोई पक्की बात है कि बीमारी उसके बॉडी के अंदर जनरेट हो रही होगी, कोई ना कोई इंफेक्शन हो चुका होगा। उन्हीं कंडीशंस में बॉडी की हेमियोस्टेसिस, एक शब्द हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, हेमियोस्टैटिकता या रक्त स्थैतिकता, कि हमारे शरीर के सारे बॉडी के पैरामीटर्स अपने नॉर्मल रेंज में बने रहें ताकि बॉडी का पूरा सिस्टम फंक्शन करता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेसिस। ठीक, तो यहां पर इसका जो नेचर है कैसा हो गया, क्षारीय नेचर हो गया। इसका पीएच क्या होता है, 7.4। जानकारी के लिए बता दूं कि ये 7.4 होता क्यों है, अभी जब आप प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा होता है तो उस प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्रोटीन्स होने के कारण ये जो उसका नेचर होता है स्लाइटली बेसिक की तरफ चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि शरीर में आपके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो ये 2 तरह से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। औसतन किसी भी व्यक्ति में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है औसतन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
कई बार एग्जाम में पर्सन टू पर्सन बॉडी वेट देकर के क्वेश्चन पूछा गया कि कोई व्यक्ति 80 किलो का है तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होगी, कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन इससे डिसाइड नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमको एक उसका जनरल पैरामीटर यूज करना पड़ेगा कि याद रखिएगा कि रक्त की मात्रा हम लोग औसतन लेते हैं 5 से 6 लीटर, ब्लड वॉल्यूम अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर, और यानी कि इसके अलावा शरीर के भार का 7 से 8% होता है। यानी कि जो बॉडी वेट होगा, बॉडी वेट अगर किसी का बॉडी वेट 50 किलो है तो 50 का वो 7 to 8% आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी का 80 किलो वेट है तो 80 किलो का 7 to 8% निकालना पड़ेगा। अगर किसी का वेट 100 किलो है तो 7 to 8% निकालना पड़ेगा। तो डिपेंड ऑन द बॉडी वेट। ठीक है, ये ऑल्सो वी कैन से कि एवरेज वॉल्यूम दैट इज नोन एज 5 to 6 लीटर, महिलाओं में स्लाइटली आपको हाफ लीटर कम मिलेगा। अगर वेट देकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 7 to 8% से निकालना पड़ेगा, तब वहां 5 से 6 लीटर स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि बॉडी वेट पे भी हमारा ब्लड वॉल्यूम डिपेंड करता है। नाउ यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आसान भाषा में फिर से समझने का प्रयास करते हैं। काम क्या होता है? तो मैंने काम के बारे में पहले भी बताया है कि ब्लड क्या करता है। ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। ब्लड हमको ट्रांसपोर्टेशन मीडियम प्रोवाइड कराता है। किन किन चीजों का, जिसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। द प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आता है। फैट्स को हम लोग यहां बोलते हैं लिपिड। ऑल्सो याद रखिएगा कि यहां पर फैट को हम लोग फैट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड का भी ट्रांसपोर्टेशन कराना। वेस्ट, जो वेस्ट होता है, वेस्ट क्या होता है बॉडी के अंदर? यूरिया, यूरिया है, यूरिक एसिड, ये सभी क्या कहलाते हैं? वेस्ट कहलाते हैं। नाउ प्लाज्मा प्रोटीन एंड एक्सेट्रा, यानी कि इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड कराता है? हमको ब्लड प्रोवाइड कराता है। तो इट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ब्लड कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैविंग द पीएच वैल्यू ऑफ 7.4, स्लाइटली इन बेसिक नेचर। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 5 to 6 लीटर और 7 to 8% of body weight, which provide us transportation medium of various chemical substances like as a gas, like as a nutrition, like as a hormones, like as a waste product. So this is simply introductory part of blood. आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत सुलभ शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको बायोलॉजी टेक्निकलिटी के साथ नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने इसलिए कोशिका से शुरू नहीं किया, मैंने इसलिए आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू किया, ताकि सबसे पहले आप अपने शरीर के बारे में जानें। आप अपने शरीर को जब जानना शुरू करेंगे तब आप कोशिका तक अपने आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आपने कोशिका देखी नहीं है, आपने बॉडी ऑर्गन्स देखे हैं, आपने हाई बीपी सुना है, लो बीपी सुना है, शुगर सुना है, कोविड सुना है, कोविड से अफेक्टेड भी हुए हैं बहुत सारे लोग। तो जैसे जैसे आप इन सब चीजों के बारे में जानना शुरू करेंगे तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी। जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो आप अपने आप इसके लिए भागना शुरू करेंगे, सीखने के लिए। ठीक है, चलिए आइए अगली स्लाइड देखते हैं क्या है उसमें। ओके, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, आइए इस पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड? कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करी जाएगी तो बेसिकली ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन इज नोन एज अ प्लाज्मा, सेकेंड वन इज नोन एज अ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में बड़ा आपने इस समय हल्ला मचा है, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। कोविड में बड़ी हल्ला बचाया गया, प्लाज्मा थेरेपी से हम लोग बचाएंगे लोगों को। ठीक है, तो अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, व्हाट इज द प्लाज्मा थेरेपी। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ब्लड सेल्स। याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, एंड द ब्लड सेल नोन एज अ 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। कुल रक्त का प्लाज्मा जो होगा वो लगभग 55% भाग होता है, और जो ब्लड सेल होती हैं वो लगभग 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होती हैं। किसी किसी किताबों में 60 और 40 का रेशियो भी लिखा होगा, तो घबराइएगा नहीं, वो भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में 55 दिया हुआ है। ठीक है, नाउ प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90% ऑफ वाटर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्त का जलीय भाग। अभी आगे बताएंगे आपको। और 10% में अदर सब्सटेंस आते हैं। फिर ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि ये तीन हिस्से हमारे किसमें आएंगे? कंपोनेंट ऑफ ब्लड में। यानी कि हम लोगों ने ब्लड के कंपोनेंट देखे क्या क्या है? प्लाज्मा और ब्लड सेल। 90% ऑफ वाटर, 10% अदर सब्सटेंस, ये सब प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये मैं इसके बारे में चर्चा आपसे कर चुका हूं।
चलिए बात करेंगे अब प्लाज्मा की। तो समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का जलीय भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त का जलीय भाग होता है। रक्त के जलीय भाग का मतलब ये हमको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण हमारी ब्लड सेल्स क्या होती है, इसमें तैरती रहती हैं। आपने पढ़ा कि प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, तो कुछ इस तरह से समझते हैं कि ये क्या है, फ्लूइड। ये क्या है आपका फ्लूइड, इसमें हमारी ब्लड सेल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा। और इसमें हमारी छोटी छोटी ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। तो ये सपोज कीजिए आरबीसी हो गया, ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ये हमारा प्लेटलेट्स हो गया। तो प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है, जिसमें हमारी ब्लड सेल्स क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। द प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट और वाटरी सब्सटेंस ऑफ ब्लड इन विच द ब्लड सेल्स आर फ्लोटेड। यहां पे ब्लड सेल्स क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। तो प्लाज्मा रक्त का जलीय भाग है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ अ ब्लड। नाउ सेकंड वन इज कॉल्ड देयर इज 90% ऑफ वाटर, मतलब यहां पर क्या है, 90% वाटर रहता है और 10% में क्या पाए जाते हैं, अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं। इन अदर सब्सटेंस से हम अपनी अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, कुछ इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, इनको देख लो भाई। प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं लाइक एज एंटीबॉडी। पूरे कोविड में एंटीबॉडी के नाम पे खूब हल्ला मचा, हम लोगों ने खूब एंटीबॉडी एंटीबॉडी चिल्लाया है, और उसको समझने का प्रयास करेंगे आज अपनी क्लास में, ठीक है। सेकंड वन नोन एज फाइब्रिनोजेन, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, हेपेरिन, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे प्लाज्मा के प्रोटीन कहलाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड, प्लाज्मा एंड इट्स कंपोनेंट। चलिए, यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम लोग अब अपने अलग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्लाज्मा में ये बात तो समझ में आ गई कि प्लाज्मा में 90% क्या है, जल, लेकिन 10% के अंदर सारा खेल होता है, अन्य पदार्थ। अब इस अन्य पदार्थों में क्या है, समझते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ। प्लाज्मा के प्रोटीन, वेस्ट, वेस्ट का बताएंगे, जैसे आपका यूरिया, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और हॉर्मोन्स। इस प्रकार इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, हमारा प्लाज्मा कराता है। इसीलिए प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, फ्लूइड पार्ट बोलते हैं। अच्छा, आप बड़े गौर से देखोगे, यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट किस में आ रहा है, प्लाज्मा में आ रहा है। तो हमारे ब्लड को छानने का काम कौन करता है, रक्त को छानने का कार्य ये कौन करता है, तो याद रखिएगा, ये करता है आपकी किडनी। और किडनी में भी आपका कौन काम ही करता है, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स बेसिकली करता क्या है, नेफ्रॉन्स प्लाज्मा को छानने का कार्य करता है। नेफ्रॉन्स कभी ब्लड सेल्स को टच नहीं करेगा। नेफ्रॉन्स जब भी छानेगा, किसको छानेगा, प्लाज्मा को छानेगा। और प्लाज्मा को छानने के क्रम में याद रखिएगा, वो प्लाज्मा प्रोटीन को कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन आपके यूरिन में पास आउट होना शुरू हो जाए, तो ये माना जाता है कि आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, यानी कि आपकी किडनी या तो सही काम नहीं कर रही है, आपकी छन्नी का काम बिगड़ चुका, आपकी छन्नी सही चीजें नहीं छान रही है। चाय चाय ऊपर और चाय की पत्ती छन के जा रही है नीचे, तो आप जब चाय पीने जाओगे चाय की पत्ती भी आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से यहां यूरिनेशन में होता है कि जब आप यूरिन जाए और प्लाज्मा प्रोटीन आ जाए उसमें, तो वो बीमारी मानी जाती है। उस पर चर्चा करेंगे, हम लोग किडनी पढ़ेंगे। तो नाउ प्लाज्मा प्रोटीन में कुछ नाम मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 था ग्लोबुलिन। ये इसका काम जो होता है ग्लोबुलिन का, ये बेसिकली हमको मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। दूसरा है आपका एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी एक प्रकार का डिफेंसिव प्रोटीन होता है जो हमारी बीमारियों से रक्षा करने का कार्य करता है। फिर है आपका फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या होता है? ये एक प्रकार का कोगुलेंट प्रोटीन होता है। जब भी कहीं कट आपका हाथ पैर कहीं कट जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू होती है, तो ये वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो इट इज नोन एज ए कोगुलेंट, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। ये हमारा क्या है? एंटीबॉडी एज अ डिफेंसिव प्रोटीन। इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अपनी अगली क्लास में। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन भी एक प्रकार का क्या है? आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोटीन है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को देखता है। तो इसी प्रकार से हमारे ये सभी क्या है? प्लाज्मा के प्रोटीन है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा एंड प्लाज्मा प्रोटीन। सो एज वी नो कि ये हमारे प्लाज्मा के बारे में क्लास थी और हमारा एक डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इस पे हम लोग अपनी अगली चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे, जहां पे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप सो समझ में आया होगा। और वर्ड विनर एकेडमी के आप प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सीखिए, समझिए, जानिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।